हेलो बेटा, आप शुरू करते हैं आगे। अगला एक एक कंपोनेंट्स के बारे में अब चर्चा करेंगे। एग्रीगेट डिमांड्स की हम लोगों ने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड्स जो होते हैं वो सी, आई, जी और एन एक्स। फिर से मैं दोहराऊंगा बार बार ताकि याद रहे। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स। ओके, अब सी का फंक्शन आपको पता हो गया कि और कुछ नहीं, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई के बराबर होगा, जहां सी एमपीसी है और सी बार ऑटोनमस कंजप्शन है। ठीक है, ये जो इनकम होती है, ये इनकम वाई जो होती है, इसको नेट इनकम को हम वाईडी बोलते हैं। वाईडी इज नथिंग बट इनकम डिस्पोजेबल, उतनी इनकम जो हमारे लिए खर्च करने को, कंज्यूम करने के लिए बाकी है। भाई, जब भी हमें इनकम मिलेगी उसमें से टैक्सेस कट जाएंगे, और उसमें से सोशल सिक्योरिटी चार्जेस कट जाएंगे। कोविड हुआ था, अभी भी सरकार को हम लोग कोविड सेस दे रहे हैं। कोविड के लिए सरचार्ज टैक्सेस बोलते हैं, सेस बोलते हैं। तो जैसे एजुकेशन सेस दे रहे हैं हम लोग इनकम टैक्स में, तो सोशल सिक्योरिटी चार्जेस कुछ सरकार काटती है, जैसे कोविड और एजुकेशनल के लिए मैंने बताया। बीच में कुछ दिन एग्रीकल्चर के लिए भी सरकार ने काटा था। वो जो पैसे मिलेंगे सरकार उनको कोविड, एजुकेशन या एग्रीकल्चर पे खर्च कर देगी। तो सरकार के टैक्सेस हमारी इनकम से निकल गए, सरकार ने जो टैक्सेस काटे। तो किसी भी देश की इकोनॉमी में, अब हम इसको मैक्रो लेवल पे बोले तो इकोनॉमी में जो डिस्पोजेबल इनकम बची, वो कुल इनकम में से टैक्सेस और सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा टीए निकाल दिया जाए, टैक्सेस का हिस्सा निकाल दिया जाए, और जितना गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया हमको सब्सिडी के रूप में, गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया सब्सिडी जो, वो क्या कहलाएगी? टीआर कहलाएगी। तो टीए को घटा देंगे, टीआर को जोड़ देंगे, तब हमको मिलेगा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम के लिए बेटा आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें वाईडी को कभी डी को स्मॉल, कभी कैपिटल लेटर से इस्तेमाल किया गया है, तो इस नोटेशन को ध्यान रखिएगा। वाईडी कभी सफिक्स लगा दिया गया है, कभी उसके बगल में लिख दिया गया है। तो वाईडी का मतलब होगा डिस्पोजेबल इनकम, और उसमें से हम टैक्सेस को घटा देंगे और गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त जो ट्रांसफर्स हैं, गवर्नमेंट जो ट्रांसफर्स सब्सिडी के रूप में करती है, उनको जोड़ देंगे। तो अब जो इक्वेशन बन जाएगा, सी इजकल टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाईडी हो जाएगा, और वाईडी की वैल्यू आपकी वाई माइनस टी ए प्लस टी आर होगी। हम इसको इस फंक्शन में रख दें, जो फंक्शन है हमारा एडी का, उसमें रख दें, और इसको सिस्टमेटिक तरीके रखने पर हम पाएंगे कि ये एक कंपोनेंट आएगा सी बार माइनस स्मॉल सी टी ए माइनस टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स और प्लस सी वाई। इसको कह देते हैं हम, इस पूरे को हम एक कैपिटल ए बार से दर्शाएंगे, और ये कहलाएगी ऑटोनमस स्पेंडिंग। ऑटोनमस स्पेंडिंग क्या हो गई? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। भले ही कोई इनकम नहीं हो रही है उस गवर्नमेंट में, किसी इकोनॉमी में कोई इनकम नहीं हो रही है, लेकिन उस इकोनॉमी को कुछ ज़रूरी खर्चे करने होंगे, वो स्पेंडिंग कहलाती ऑटोनमस स्पेंडिंग। जैसे आपने ऑटोनमस कंजप्शन देखा था, उसी तरह से इकोनॉमी द्वारा किया जाने वाला जो स्पेंडिंग है, जो ऑटोनमस है, उसको करना ही करना है इकोनॉमी को या उस देश को बचाए रखने के लिए, तो वो कहलाएगा ऑटोनमस स्पेंडिंग, और इसे ए बार से दर्शाएंगे। इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में वही है, ये आपका कंजप्शन लाइन है, ये एडी लाइन है, और यहां से यहां तक की दूरी, नीचे से इस पॉइंट तक की दूरी ए बार होगी, और ये वाला सेगमेंट सी होगा, जो कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। और किसी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के लिए ये ज़रूरी है
कि जितना डिमांड हो उतना ही वो क्या करे, बनाए ही, उतना ही वो इनकम करे। तो AD AY के बराबर होगा। इसको दर्शाने के लिए करना क्या है, इस लाइन पे आपका AD है, इस एक्सिस पे Y है, तो एक लाइन खींचेंगे 45 डिग्री पे, वो जहां काटेगी वही क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। भाई जो 45 डिग्री पे लाइन कट रहेगी वो दर्शाएगी AD = AY हर जगह, और वही क्या है, आपके इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है कि जहां पर जितनी डिमांड हो उतना ही हम क्या करें, इनकम करें। ठीक, अब मान लीजिए अगर आप जितना इस लाइन से अलग हटते हैं, इधर की तरफ कहीं पर करते हैं, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पॉइंट पर इनकम कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इनकम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर होगा ये कि धीरे धीरे कुछ समय बाद जो पैरामीटर्स होंगे अपने आप को बदलेंगे और वापस आपको इक्विलिब्रियम पे ले आएंगे। इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी कि कैसे चेंजेस होते हैं। तो आपको इक्विलिब्रियम यहीं पर मिलेगा, YD = AY पर ही। ये तीर मैंने इसीलिए दर्शाया है कि अगर आप इधर से उधर कहीं यहाँ पर अगर आप करते हैं प्रोडक्शन या इनकम कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप इनकम कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के पैरामीटर्स अपने आप को चेंज करके वापस आपको इस पॉइंट पर ला देंगे। हो सकता है उस इकोनॉमी की प्राइस लेवल बढ़ जाए, उस इकोनॉमी की डिमांड लेवल बढ़ जाए। होगा ये कि अगर आप इधर करते हैं, आप इधर की तरफ काम करते हैं, ज़्यादा आप प्रोडक्शन करने लगते हैं, तो उस स्थिति में ये AD लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी और नया आपको मिल जाएगा Y0। तो अभी इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आप ये जाने कि इक्विलिब्रियम आपको इसी लाइन 45 डिग्री पे जो लाइन खींचेंगे उसी पे मिलेगा। आइए बात करते हैं मल्टीप्लायर की कि व्हाट इज मल्टीप्लायर। अभी हम लोग मल्टीप्लायर पढ़ने जा रहे हैं। एक शब्द मल्टीप्लायर आएगा। क्या होता है मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर और कुछ नहीं होता है बल्कि यही अल्फा = 1 - C के बराबर होता है। तो यहां पर ये है मल्टीप्लायर का हम पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीप्लायर क्या होते हैं किसी इकोनॉमी में, आइए इसको समझते हैं। हमने देखा था कि y = A बार + CY। हम इसको अगर कर लें तो y = हो जाएगा A बार ओवर 1 - C। स्मॉल c है सब जगह। हमने देखा कि अगर ये हमारा इनकम लाइन है, इनकम एक्सिस है, और ये हमारा डिमांड एक्सिस है। आप भी बढ़ाते चलें नोट्स में, ये जो ठीक सुधारते चलें। ये डिमांड है, ठीक है, इनकम और डिमांड। तो हमने ये देखा था कि जो 45 डिग्री पे हम लाइन खींचते हैं उसी पे हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर हमारा डिमांड यहाँ पर है इस लाइन पे, तो हमको इनकम इतनी करनी है, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम y को हम Y0 से दर्शाते हैं, और ये बराबर हो जाएगा A बार / 1 - C। होगा क्या इक्विलिब्रियम लेवल पे? अब जरा देखिए, C की वैल्यू हमने देखा था कि ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। भाई C क्या है? C है मार्जिनल, MPC, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। हम जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा नहीं ना खर्च कर सकते हैं। तो C हम 100 रुपये कमाएंगे तो उसी का कुछ हिस्सा क्या कर सकते, खर्च कर सकते हो। तो C की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम होती है। तो अगर देखा जाए, और 1 से बड़ी हो नहीं सकती, तो ये फैक्टर, नीचे वाला फैक्टर हमेशा 1 से कम आएगा। तो अगर हम देखें तो 1/1 - C, ये बार ऐसे लिख सकते इसको। तो ये फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ये फैक्टर 1 से हमेशा बड़ा आएगा। तो C के किसी भी वैल्यू के लिए Y का मान हमेशा जो है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, इससे मल्टीपल होगा, तो Y0 की वैल्यू हमेशा A बार से ज्यादा होगी। यहां पर यही इस लाइन में लिख रखा है, सो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यहां आउटपुट कर लीजिएगा, आउटपुट इज ऑलवेज हायर देन, ये सब काट दीजिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज हायर देन ऑटोनोमस स्पेंडिंग।
और कितने टाइम्स हायर होगा, वही मल्टीप्लायर के टाइम्स हायर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। हम इस फैक्टर को हम अल्फा ए मान लें, क्या मान लें, अल्फा मान लें, तो ये हो जाएगा अल्फा ए बार। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका समझिएगा। एक क्वेश्चन दीजिए, मैं दिखाता हूं आपको। आप सी की वैल्यू 0.1 मानिए, एमपीसी की वैल्यू 0.1 मानिए, तो आपको जो अल्फा की वैल्यू निकलेगी वो 10 निकलेगी। यानी कि अगर आप $1 ऑटोनमस स्पेंडिंग करते हैं तो इनकम वाई में बढ़ोतरी जो है वो $10 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 1/0.1 रखने पे आपको 10 मिलेगा। तो $1 की अगर आप किसी इकोनॉमी में स्पेंडिंग हो रही है, मतलब स्पेंडिंग, ये मल्टीप्लायर क्यों कहला है कि आप $1 खर्च कर रहे हैं उस इकोनॉमी में, उस किसी में, तो सारे फैक्टर्स मिलके जो इनकम को बढ़ा देंगे वो $10 बढ़ा देंगे, तो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जा रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो ये सिग्निफिकेंस है मल्टीप्लायर का। दिस वीडियो इज अबाउट मल्टीप्लायर। तो ये अल्फा के बराबर होता है 1/1 - c के, और ये करता क्या है, ये मल्टीप्लाई करता है ऑटोनमस स्पेंडिंग जितनी करेंगे उतने टाइम्स इनकम में जो होगी आपकी बढ़ोतरी। ऑटोनमस स्पेंडिंग अगर ₹1 की होगी और मल्टीप्लायर अगर 10 है, तो यह इसका मतलब आपकी कि $10 इकोनॉमी बढ़ जाएगी। $1 अगर ऑटोनमस स्पेंडिंग है तो $10 बढ़ जाएगी अगर मल्टीप्लायर 10 है। तो इस तरह से आप स्पेंडिंग, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए स्पेंडिंग जरूरी है। अगर चाहते कि इनकम की ग्रोथ हो उसके, तो स्पेंडिंग ज़रूरी है। स्पेंडिंग से ही इकोनॉमी बढ़ती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस है, मल्टीप्लायर यही करता है कि आप इकोनॉमी में $1 लगाओ, हम $10 का ग्रोथ हो जाएगा, सारे पैरामीटर्स मिल करके। थैंक यू।